May I come in, sir? Come in, please. Good afternoon, sir. Good Very afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. बैठिए. Thank you, sir. Come in. So first of all, introduce yourself to the board. आपका मीडियम ऑफ इंटरव्यू हिंदी है, जी सर, हिंदी है। तो अपना परिचय बोर्ड को दें. सर मेरा नाम आयुष सिंह है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश एक से। काम करते हैं, जी सर। आप अपना नाम, कास्ट और जिस जगह के रहने वाले हैं उसका उल्लेख ना करते हुए फिर अपना परिचय दें बोर्ड को. जी सर। सर मैंने ग्रेजुएशन अपना उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में किया है और मुझे सर क्रिकेट खेलना पसंद है और वर्तमान में मैं सिविल सेवा की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये उत्तर यूपीपीसीएस का मेरा प्रथम साक्षात्कार है। आपने कब किया था इंजीनियरिंग? सर 2017 में। ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए. जी सर। तो तब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी सर, प्रयास कर रहा था प्रिपरेशन के। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है? युवा पीढ़ी, जी सर, एक तरफ हम डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं, जी सर, और अगर हम 10-10 साल 12 साल बैठेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं लगता कि हमारी ऊर्जा जिसका कंस्ट्रक्टिव प्रयोग हो सकता था थोड़ा सा भटक रही है? जी सर, ये मुझे लगता है कि सर ज़रूर, लेकिन सर इसी बीच में सर लगातार यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स में देने का मौका मिला, जिसके दौरान सर लगा कि इसी में सर प्रयास करें तो हो जाए। अब लेकिन सर टाइम बाउंडेशन मैंने रख लिया है कि सर 30 साल की उम्र के पहले यदि मेरा होता है तो फिर मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करूँगा, अदरवाइज फिर मैं सर दूसरा कुछ देखूँगा। तो बायोटेक से किया आपने? जी सर, बायोटेक्नोलॉजी से। बहुत ही इमर्जिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी, बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपने पढ़ा होगा। जी सर। आजकल बायोटेक को लेकर और भारत की चिंताएं अलग हैं। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो बहुत सारे देशों में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ बीटी कॉटन के अलावा बहुत सक्सेस कुछ हो नहीं पाया। जी सर। तो ऐसा क्या है कि भारत सरकार जो है, जो ये जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स फूड्स हैं, इसको लेकर इतनी संवेदनशील है? सर जैसे जीएम क्रॉप में सर कपास की बात है तो ये सर नाम खाद्य जैसे पदार्थों में नहीं आता है, जिसके सर परिणाम, नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, खासकर ह्यूमन बींग्स में। जैसे सर खाद्य जो भी चीज़ें हैं उनमें सर जैसे बीटी ब्रिंजल्स हुआ, इनके सब के परीक्षण के आधार पे हैं, लेकिन परीक्षण के क्रम में है, लेकिन सर अभी तक इनका व्यावहारिक रूप में प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि सर अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि इसके सर मॉडिफिकेशन के चलते जीन में कई सारे म्यूटेशंस आ जाते हैं। म्यूटेशन का इम्पैक्ट हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स पे नकारात्मक रूप से प्रभावित करे। तो अभी इसके सर इसको लेकर के असमंजस की स्थिति है कि सर की प्रभाव क्या पड़ेगा या फिर कैसा पड़ेगा, इसलिए सर अभी इसको लेकर के। DMH11 सुना है आपने? जी सर। DMH11 सर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन सुना है सर। DMH11 एक जीन है सर, जिसको तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? जीएम क्रॉप से ही कुछ अगर है तो? काफ़ी चर्चा हुई, बड़ा नाम आया। मैं भी सर बीटी ब्रिंजल में कुछ जीन ऐड किया गया था सर। मस्टर्ड से? जी सर, मस्टर्ड में। जी सर, याद है? जी सर, जी सर। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। जी सर, जी सर, याद है। तो एक बात बताइए कि चूंकि अगर हम इस तरह से ही संवेदनशील रहेंगे तो हम कैसे अपने लोगों की आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे? जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जी सर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा है, जी सर। तो फिर आखिर हम कैसे आवश्यकता पूरी करेंगे? सर खाद्य जो, जहाँ तक सर खाद्य उत्पादन और प्रयोग की बात है तो सर भारत मुझे लगता है कि सर खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। कुछ मामलों में आयात करना पड़ता है, लेकिन सर प्राथमिकता जो है वो सर स्वास्थ्य को लेकर के भी है कि हो सकता है, क्योंकि सर कई बार जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में ये होता है कि अभी परिणाम ना दिखें, लेकिन म्यूटेशंस लगातार होते रहते हैं जीन्स में, उत्परिवर्तन जो हैं वो सर होते रहते हैं। उसके हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में उसके परिणाम जो हैं सर नकारात्मक रूप से हैं। इसलिए सर लगता है कि उत्तर प्रदेश एक काफ़ी हद तक ये कहा सकता है कि खेतीहर या एग्रेरियन स्टेट है। जी सर। आपको एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। जी सर। मान लीजिए आपको सीएम साहब ने जी एक बेहतर व्यक्तित्व पाते हो और बायोटेक के इंजीनियर के रूप में और एक प्रशासक में तुम आ चुके हो, तो एक सलाहकार के रूप में रख लिया। जी सर। और बोला कि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अच्छा करना है नए टेक्नोलॉजी के साधनों को अपनाते हुए, जी सर, जिससे एग्रीकल्चर को बूस्ट मिले। जी सर। और हमारी इकोनॉमी चूंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है, जी सर, तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का महत्व लाना है। और तुम्हारा जैसा एक युवा इंजीनियर जो प्रशासन में आ चुका है, तुम्हें सलाह देनी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा ऐसा कीजिए, साइंस टेक का इस्तेमाल करके, जी सर, जिससे फायदा होगा। तो क्या क्या
सजेशन दो। सर जैसे आज प्रशासन में कृषि को लेकर के सबसे पहले जैविक कृषि और वगैरह सर बढ़ाई जा रही है, ताकि सर जो रासायनिक खादों का प्रयोग है उसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। तो सबसे पहले सर बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जैविक खाद के रूप में सर बायो रिमीडिएशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीवाणु और बैक्टीरिया और कवक के माध्यम से जो खाद बनाई जाती है उसका सर प्रयोग करना चाहूँगा, जो कि रासायनिक खाद के सर हरित क्रांति के दौरान जो प्रयोग हुआ था उसके नकारात्मक प्रभाव आज देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर ये जो रासायनिक खाद है उसको सर रिप्लेस करेगा जैविक खाद। और दूसरा सर कई मामलों में खाद्य पदार्थों में सर कि जीएम क्रॉप सर कई मामलों में प्रयोग हो सकता है। जैसे खाद्य पदार्थों में सर अभी हाइब्रिड जो मॉडल पे गेहूं या चावल बनते हैं, जिनकी सर हो सकता है ऊंचाई कम हो, जिससे उनकी लैंडिंग जिससे गिरते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ है कि सर कम समय में उत्पादन उनका किया जा सकता है जो भी खाद्य पदार्थ हैं, तो इसका सर प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता है। और तीसरी चीज़ सर कृषि क्षेत्र में पशुपालन भी आता है, तो पशुपालन के क्षेत्र में जो क्रॉस ब्रीडिंग है उसके माध्यम से नस्ल का सुधार किया जा सकता है, जिससे पशुपालन दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो सर इसको मिश्रित कृषि में भी सर फायदा मिल सकता है, ताकि कृषि और पशुपालन। स्टेम सेल सुना आपने? जी सर, स्टेम सेल सुना। बाकी दुनिया में बड़ा जितना उपयोग हुआ भारत में नहीं हो पाया। जी सर। स्टेम सेल थेरेपी को आप कितना जो है प्रोग्रेसिव और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सर स्टेम सेल थेरेपी सर दो तरीके की है सर, पहला सोमैटिक है और एक एम्ब्रियोनिक है। तो सोमैटिक सेल्स के रूप में सर जैसे कहीं कोई जो अंग है वहाँ पे क्षति होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए ठीक है सर, लेकिन स्टेम सेल का जहाँ तक दुरुपयोग की बात है सर, एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल्स जहाँ यूज़ किया जाता है वहाँ पे दुरुपयोग की बात आ रही है। जैसे सर भ्रूण हत्या को लेकर के, क्योंकि सर जब स्टेम सेल का एम्ब्रियोनिक में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सर भ्रूण हत्या की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि भ्रूण हत्या के माध्यम से ही वो सेल्स निकलती हैं और उसके बाद भ्रूण मतलब हो जाता है, तो ये सर बढ़ने के चांसेस है। इसलिए स्टेम सेल्स को लेकर वर्तमान में सर भारत में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को लेकर के इतनी जागरूकता नहीं है, इसलिए सर प्रतिबंध लगाया गया है कई मामलों में। आयुष जी। जी मैम। आज का समाचार पत्र पढ़े आप? जी मैम पढ़ा था। पढ़े? कौन सा समाचार पत्र पढ़े? दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण। दैनिक जागरण। फ्रंट लाइन में क्या आज की जो खबर है वो क्या? फ्रंट लाइन पे मैम ये थी कि राफेल के 120 लगभग भारत अपने पास मतलब मंगाएगा, जिसकी लगभग 50% यहीं पे बनेंगे। लगभग 90 के करीब सर मैम राफेल जो है वो भारत में ही निर्माण किए जाएंगे और उनके कलपुर्जे जो यूज़ होंगे राफेल में, उनकी 50% यहीं पे निर्मित करके इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है जी। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि आप मान लीजिए किसी ज़िले में एसडीएम नियुक्त हैं जी और आपके ज़िले में महिलाओं की यानी कि लड़कियों का जो शैक्षणिक स्तर है, जो एजुकेशन स्तर है बहुत लो है और वहाँ पे लोग विश्वास भी नहीं करते हैं कि लड़कियों को आगे पढ़ाना चाहिए, आखिरकार उनको अपना घर बसा के मतलब वंश वृद्धि के लिए जाना है और इसका अच्छा इम्पैक्ट भी और बैड भी है। तो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आप एज ए एसडीएम अपने ज़िले में क्या करेंगे? आप जिस तहसील में तैनात हैं जी। उस तहसील के अंतर्गत 350 गांव आते हैं, तो कैसे काम करेंगे आप? सर मैम जहाँ तक महिलाओं की शिक्षा की बात है, वर्तमान में मैम ई लर्निंग प्रोसेस जो है किसी भी शिक्षा क्षेत्र में आसानी से पहुंच सकती है। तो मैम जो महिला शिक्षा की पहली बात तो जो मैम पितृसत्तात्मक सत्ता है वहाँ पे महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो सुरक्षा को लेकर कई सारे मुद्दे होते हैं। तो उनकी शिक्षा के लिए जो मेन काम हो सकता है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है। अच्छा, जैसे टेक्नोलॉजी से तो अभी बहुत बड़ी एक सर ये भी न्यूज़ आई थी कि सोशल मीडिया से लड़कियों को दूर रखा जा रहा है क्योंकि उनकी सामाजिक हानि हो रही है। जी मैम, उत्तर प्रदेश में मैम जैसे सरकार के स्तर पे डिजिटल लाइब्रेरीज भी खोली जा रही हैं, ताकि डिजिटल लाइब्रेरीज में मैम कैमरास वगैरह रहते हैं और एक निगरानी रहती है। सभी जिलों के सभी गाँव में लाइट अवेलेबल है अभी वर्तमान में, बिजली की व्यवस्था? मैम जहाँ तक मुझे मालूम है कि मैम विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। अभी कल की बजट में ही मैम जो उत्तर प्रदेश ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 19 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है और जनपद के मुख्य जनपद जहाँ क्षेत्र हैं वहाँ पे 100% बिजली को कंटिन्यू कीजिए आप अपने उसको केस स्टडी जो मैंने आपको दिया है उसको कंप्लीट कीजिए। क्या करेंगे?
जी मैम, मुझे लगता है कि ई लर्निंग के माध्यम से ही पहली बात तो पहुंचा जा सकता है। हाँ, दूसरे एक बात स्तर पर जैसे हो सकता है कि मैम शिक्षा के परिणाम आज नहीं आते हैं, लेकिन लंबे समय में देखने को जरूर मिलेंगे। जैसे कि जो अभिभावक हैं उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी महिलाओं के प्रति आएगा, जो कि मैम देखने को मिलता है। जैसे मैम मैं अपने एग्जाम्पल व्यक्तिगत तौर पर दूँ तो मेरी माता जी आंगनबाड़ी में हैं, तो आंगनबाड़ी में होने की वजह से मैम वो फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं और घर का भी कार्य देखती हैं, जिसके परिणाम मतलब घर में सकारात्मक रूप से मम्मी की हर चीज़ में मतलब सहमति और वो सारा कुछ बढ़ा हुआ है। तो मैम मुझे लगता है कि इसके परिणाम आज नहीं दिखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर दिखेंगे मैम शिक्षा के। आयुष, यू हैव अ गुड पर्सनालिटी, तो व्हाई सिविल सर्विसेज से आप CDS और इसमें जा सकते थे, राइट सर? मैम व्यक्तिगत तौर पे मैम जैसे सिविल सर्विसेज के लिए अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बचपन में मैम मेरे गांव में एक हादसा हुआ था, जिसके तौर पे बिजली का खंभा गेहूं के खेत में गिर गया था, जिसके बाद बहुत सारी फसल जल गई थी। तो मैम मैंने प्रशासन के रूप में एक अपने ज़िले के DM और SDM को देखा था, जिन्होंने मुआवजा और आपदा प्रबंधन में कई सारे कार्य किए। तो मेरे लिए वो एक मोटिवेशन फैक्टर था। और दूसरी बात, जब मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा तो मैम ये था कि पहली चीज़ है कि सिविल सर्विसेज आपको विविध कार्यों में कार्य करने का मौका देती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विभिन्न। दूसरी चीज़ है कि न्याय निर्णय में भी भूमिका हो सकती है, जिसके माध्यम से संवेदनशील वर्ग जैसे महिला, बच्चे और उनके लिए कार्य कर सकते हैं। तीसरी चीज़, सिविल सर्विसेज मुझे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, जो कि अपनी पारिवारिक और स्वयं की ज़रूरतों को पूरा करने के पश्चात मुझे लगता है कि मैं अपने कार्य में बेहतर कर सकता हूँ। इसलिए मैम मुझे सिविल सर्विसेज। ठीक है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो नेपाल से बॉर्डर टच करते हैं? मैम एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, लेकिन मैं बताइए कौन कौन से जिले हैं? मैम महाराजगंज है, बहराइच है, श्रीवस्ती है और लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है और सॉरी मैम इतने रिकॉल। क्या उत्तर प्रदेश को इस इंटरनेशनल बाउंड्री जो है इससे फायदा है या नुकसान है? फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये दो फायदे दो नुकसान। जी मैम, फायदा ये है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय रूप से लगता है तो नेपाल के साथ हमारे सांस्कृतिक जुड़ाव हैं, जो कि रोटी बेटी का संबंध है। तो और दूसरे स्तर पर पर्यटन का भी है, जैसे टू सिस्टर्स की वो थ्योरी चल रही है कि अयोध्या और वहाँ पर मतलब जहाँ पे सीता माता का वो हुआ था और बुद्ध के जन्म स्थानों से जुड़ाव हो रहा है, जो टू सिस्टर की थ्योरी है वो है मैम। दूसरा दो और निगेटिव मैम ये है कि जैसे तस्करी वगैरह का बहुत ज़्यादा वो है कि मानव तस्करी और खाद वगैरह का और शराब वगैरह की तस्करी होती है, जो कि वो और दूसरे स्तर पर कई बार आतंकवाद के स्तर पर आतंकवादी नेपाल का सहारा लेते हुए इंडिया में प्रवेश करते हैं, जो कि एक खुली सीमा है, इसलिए मैम उनके लिए इजी हो जाता है। तो ये आपने सीता जी का नाम लिया जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जनक जी ने सीता के विवाह या स्वयंवर के लिए धनुष उठाने की या तोड़ने की जो प्रथा रखी, मतलब जो शर्त रखी, वो क्यों रखी? मैम एग्जैक्ट जानकारी नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि योग के वर के रूप में वो देख रहे थे कि एक योग्य वर मेरी। तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि सीता का जो स्वयंवर वही करेगा जो धनुषी तोड़ दे? केवल धनुषी क्यों आधार बना? वो शिव धनुषी क्यों आधार बना? और भी तो बहुत रीजन हो सकते थे। जहाँ तक मुझे पता है कि उस धनुष को उठाने की क्षमता उन्हीं लोगों में थी जो मतलब व्यक्तिगत रूप से या फिर मतलब सामर्थ्यशाली हो या अच्छे लोगों, उन्हीं में सामर्थ्य थी कि जो वो उस धनुष को उठाकर तोड़ सकते थे। तो इसलिए था कि मैम कि ठीक है आयुष, ये माता सीता एक बार अपने घर में कुछ कार्य कर रही थी, तो उन्होंने एक हाथ से धनुष उठा के वहाँ सफाई कर दी थी। सुना है। तो उनके पिता ने ये निश्चय किया था कि अब जो इस धनुष को उठा के इस पे प्रत्यंचा चढ़ा सकता है वही बनेगा सीता। सॉरी मैम, ठीक है। रिकॉल नहीं। आयुष, भारत में क्या 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए?
सर प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आज इंटरनेट की सर जो यूज़ है वो शिक्षा और जानकारी और सूचना के रूप में किया जा रहा है। जैसे ई लर्निंग के माध्यम से कोरोना के समय भी कई स्कूल और कॉलेजों ने यूज़ किया ई लर्निंग को। तो सर प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन रेगुलेट सर जरूर किया जाना चाहिए। जैसे सर पहले स्तर पर रेगुलेशन है कि सरकार के द्वारा ये किया जाना चाहिए कि 16 साल से कम बच्चों को मोबाइल फ़ोन यूज़ करने पर एक रेगुलेशन लाना चाहिए, और दूसरे स्तर पर ये है कि माता पिता की काउंसलिंग की जानी चाहिए ताकि उनकी देख रेख में ही वो मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करें। और ऑस्ट्रेलिया ने तो प्रतिबंधित करने के लिए विधेयक ला दिया, भारत से कहीं ज़्यादा डेवलप्ड नेशन है, शिक्षा कहीं ज़्यादा है, सब चीज़ बढ़िया है, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया में सर वहाँ पे वही तो मैंने कहा, अगर इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया तो हमसे कहीं आगे है ना इस मामले में। वो जब अपने बच्चों के लिए इंटरनेट प्रतिबंधित कर रहा है तो भारत में क्यों नहीं करना चाहिए? सर ऑस्ट्रेलिया, हर देश की अपनी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं सर। ऑस्ट्रेलिया जो जनसंख्या घनत्व तो पहली बात सर ऑस्ट्रेलिया में कम है, उनका शिक्षा स्तर भी हमसे ज़्यादा है, तो उस मामले में सर वर्तमान में मुझे लगता है कि भारत में सर पूर्णतः प्रतिबंधित करने से जो शिक्षा के अवसर खुल रहे हैं वो भी सर कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि रेगुलेट करना चाहिए, प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? सर कानपुर से महाराजगंज के सर हैं वो सतीश महाना जी। शुष्क बंदरगाह शब्द सुना है आपने? जी सर सुना है। क्या होता है शुष्क बंदरगाह सर लैंडलॉक जो एरियाज होते हैं वहाँ होता है। एक कंटेनर वगैरह या फिर मालवाहक जो भी सामान होता है उनके कंटेनर की रुकने की सुविधा होती है, जो कि सर उत्तर प्रदेश के आसपास कहीं शुष्क बंदरगाह है? सॉरी सर मैं कॉल नहीं कर पड़ोसी राज्यों में कहीं? सर मे बी सर अभी झारखंड या उस इन राज्यों में सर बना था, मुझे सर कंफर्म नहीं है, सॉरी सर। बट अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ, जी सर। पढ़ा है आपने? तो अब तक कितनी बार लाया जा चुका है इसके पहले? लोकसभा अध्यक्ष के कितने लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव भारत में लाया गया संसदीय इतिहास में? मुझे याद नहीं, प्रश्न नंबर नहीं याद है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में की राशि कितनी बढ़ा दी गई है? सॉरी सर एग्जैक्ट नंबर याद नहीं। सर आयुष जी, उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही प्रचलित न्याय है बुलडोजर न्याय। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या इस सोचते हैं ये तर्कसंगत है? तर्कसंगत सर, जैसे कि प्रक्रिया के मामले में बुलडोजर न्याय जो है सर, जैसे बुलडोजर न्याय जब किया जाता है तो उस समय सर जैसे अनधिकृत जो जमीन या फिर अवैध रूप से कब्जे जमीन उसी पे किया जाता है। और सर प्रक्रिया में मुझे लगता है कि कई बार सर बुलडोजर न्याय करते समय वो एक जो पूर्व सूचना दी जाती है उससे संबंधित सूचना भी चिपकाई जाती है, और सर पूर्णतः सही नहीं है, लेकिन सर अब जनता के प्रति विश्वास जगाने के लिए और अवैध निर्माण को हटाने के लिए ही किया जाता है। तो आपके हिसाब से क्या है, मतलब इसको ये जो हो रहा है ठीक है? सर कार्यपालिका के स्तर पर कुछ शक्तियां होती हैं ताकि जनता के हित में और प्रशासन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन सर जब प्रक्रिया की जाए तो उसके लिए न्यायपालिका है सर। तो मुझे लगता है कि जो भी प्रक्रिया यदि शामिल की जा रही है उस प्रक्रिया को न्यायपालिका के प्रति जवाबदेहिता होना चाहिए। कार्यपालिका किस आधार पर निर्णय लिया है, क्या वो अवैध था या फिर क्या है, उसकी सर न्याय के स्तर पर जांच आवश्यक है। लेकिन सर मुझे लगता है कि कार्यपालिका के पास शासन को सुधारने के लिए कुछ शक्तियां होती हैं सर, उसके रूप में वो इससे न्यायपालिका कमजोर नहीं होगी? बुलडोजर न्याय अगर सब लोग करने लगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी, या लोअर कोर्ट की? सर मुझे लगता है कि बुलडोजर न्याय तत्काल न्याय उन्हीं के सर, जहाँ तक मैं सर उदाहरण के तौर पर देख पाया हूँ तो उन्हीं के प्रति हुआ है जिन्होंने सर किसी अपराध के प्रति संलग्न थे या फिर किसी अवैध रूप से सार्वजनिक संपत्ति को अतिक्रमण कर रखा था, उन्हीं के खिलाफ हुआ है सर। तो सामान्यतः सर नहीं देखने को मिला है कि बुलडोजर न्याय किसी के साथ हुआ हो, और उसकी जवाबदेहिता भी न्यायपालिका के प्रति रहती है। तो सर मुझे लगता है कि कर सकते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में एक फिल्म आई है, उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है, एक मतलब जाति सूचक शब्द और मतलब एक ही जाति को विशेष पर वो टिप्पणी की गई है, तो कौन सी फिल्म है?
सॉरी सर, मुझे याद नहीं है अभी। कहा भी गया है कि इसका सुप्रीम कोर्ट ने अभी मना कर दिया। इसका नाम चेंज तो आपको एक बात पता है कि जो अभी कास्ट बेस्ड, एक तरफ हम कास्ट बेस्ड सेंसस करने जा रहे जी हैं सर। और दूसरी तरफ इस तरह के आरोप लग रहे जी हैं, सर। तो ये कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए इस देश में, आपका क्या व्यू है सर? कोई बताइए सर, कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, क्योंकि सर जैसे संविधान की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, जैसे आर्टिकल 300 कुछ है सर, एग्जैक्ट मुझे आर्टिकल याद नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए कुछ कार्य करना है, जिसके लिए सर जाति आधारित डेटा आवश्यक है। तो सर जाति आधारित डेटा के माध्यम से जो वंचित वर्ग है उसके प्रति जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उनका सर अच्छे से समय के साथ उसका सर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, और ये देखा जा सकता है कि वो किस स्तर तक पहुंच रही हैं और किन जातियों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है, कल्याणकारी योजनाएं किस तरीके से की जानी चाहिए, तो वो सर किया जाना चाहिए। दूसरे स्तर पर सर जातिगत व्यवस्था एक सामाजिक बुराई भी है, जिसके स्तर पर इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए कि राजनीति के रूप में जाति का प्रयोग किया जा रहा है, या किसी व्यक्ति को जाति विशेष को नीचा दिखाने के लिए जो प्रयोग किया जाए उस रूप में सर जाति व्यवस्था का खंडन किया जा सकता है। लेकिन सर आर्थिक सामाजिक कल्याण के लिए योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए सर जाति आधारित जनगणना आवश्यक है। अभी आपने बताया कि आज का न्यूज़पेपर में देखा कि राफेल डील जो है उसमें और बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी। जी सर। तो ये जो राफेल है ये किस देश से हम लोग? फ्रांस से है सर। हाँ, फ्रांस से। जी सर। अच्छा, तो भारत में जो असेंबल होगा तो भारत में कहाँ असेंबलिंग का सबसे बड़ा जो है हब है जो बनाया जा रहा है? सॉरी सर, एग्जैक्ट स्थान याद नहीं है मुझे। अच्छा, स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का क्या मतलब संभावनाएं हैं भविष्य में? सर काफ़ी संभावना है। जैसे सर हम अभी गगनयान करने वाले हैं, गगनयान के माध्यम से अंतरिक्ष में लोगों को भेजेंगे, और सर खुद का स्पेस स्टेशन भी 2028 तक हम बनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। और सर मुझे लगता है चंद्रयान 4 के लिए भी भारत ने तैयारी की है, जो कि दक्षिण ध्रुव पे चंद्रमा के सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सर करेगा। तो सर काफ़ी संभावना है। और वर्तमान में सर जो वाणिज्यिक रूप से राजस्व के उससे पर्पज से देखें तो सर हम PSLV के माध्यम से अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी सस्ते में सर रॉकेट लॉन्च करते हैं। तो सर मुझे लगता है कि राजस्व के दृष्टिकोण से भी हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम सर सफल है। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। PSLV और GSLV में क्या अंतर है? PSLV सर जहाँ तक है कि 4 स्टेज में होता है, जिसमें सर ठोस और द्रव्य के रूप में 4 स्टेज में, पहले में ठोस, दूसरे में द्रव, तीसरे में ठोस और फिर चौथे में द्रव ईंधन का उपयोग करते हैं। वहीं GSLV में सर 3 स्टेजेस का है, जिसमें पहले में ठोस, दूसरे में द्रव और तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं। अभी बहुत सारी राजनीति चल रही है और एक किताब को लेकर मुद्दा जो है संसद में काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट पैदा कर रहा है ना? जी सर। क्या किताब का नाम क्या है और इशू क्या है, आप जानते हैं? नहीं सर। प्राइम मिनिस्टर पे भी आरोप लगा, LOP ने पूरा बाधित कर रखा है, संसद नहीं चल रही है। सॉरी सर, इस बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त नहीं की है। अच्छा, मान लीजिए कोई किताब पब्लिश नहीं हुई। जी सर। और पब्लिश नहीं हुई और उसी को एविडेंस बनाकर संसद में रखा गया, जी सर। तो उनके खिलाफ तो एक तरह से नैतिक कार्रवाई हो सकती है। सर मुझे जहाँ तक पता है कि संसद के सदस्यों और समितियों के को विशेषाधिकार है कि संसद में बोले गए शब्दों के प्रति न्यायपालिका में जवाबदेहिता नहीं होती है सर। नहीं, क्वेश्चन कुछ और था। सॉरी सर। क्या जो पब्लिश नहीं है जी सर, उसको हम एविडेंस बनाकर संसद में, जिसको पूरा देश पूरा विश्व देख रहा है, अगर कोई सांसद उसको फैक्ट बनाता है, उसको तथ्य बनाता है, तो ये सही है क्या? क्योंकि कोई भी लिख सकता है, कुछ भी छप सकता है। जी सर, मेरे हिसाब से सर सही नहीं है, क्योंकि पब्लिश्ड होने से उस बात की तथ्यात्मक जानकारी हो जाती है, एक एविडेंस मिल जाता है कि सर इस पब्लिकेशन से इस डेट को ऐसे ऐसे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। ओके। ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या सीखा? 3 पॉइंट। ऑपरेशन सिंदूर से सर पहली चीज़ सीखी थी कि हम पाकिस्तान में पहली संदेश दिया था हमने सर पाकिस्तान को कि हम अंदर जाकर अटैक भी कर सकते हैं क्योंकि हमने POK में भी किया था और सर मतलब पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में भी किया था। तो और दूसरे स्तर पर यह है कि भारत सरकार ने ये भी बताया था कि उसमें बहुत हद तक स्वदेशी रूप से जो हथियार थे उनका प्रयोग किया गया था।
तो दूसरे स्तर पर ये था कि हम स्वदेशी का आत्मरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी स्तर पर उत्पादन करके भी हम आत्मरक्षा कर सकते हैं। और दूसरा सर ये था कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देना था कि हम किसी भी स्थिति में, हमारी शांति जो है वो इस मामले में नहीं है कि आप हम पे आक्रमण कर सकें। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।